महेश्वर उपचुनाव में प्रचार के अंतिम दिन दोनों पार्टियों ने खूब जोर लगाया और अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा। भाजपा के लिए जहां मुख्यमंत्री खुद मैदान में डटे हुए थे, वहीं कांग्रेस ने युवा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट को बुलाया। प्रचार के अंतिम दिन किस तरह दोनों पार्टियों ने जोर आजमाइश की, आइए देखते हैं महेश्वर उपचुनाव के हमारे विशेष कवरेज में। महेश्वर में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस की युवा ब्रिगेड के सदस्य सचिन पायलट ने दो सभाएं ली। पहली सभा उन्होंने जेठवाय में ली और दूसरी बड़दिया में। दोनों सभाओं में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। महेश्वर में चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कल 12 जून को सुबह से शुरू होगा और नतीजे 15 तारीख को आएंगे। कल शाम 5 बजे महेश्वर में प्रचार थम गया। सभी नेता और अन्य लोग महेश्वर क्षेत्र छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन चुनाव के इस रणभूमि में क्या हुआ, कल सचिन पायलट ने क्या कहा कांतिलाल भूरिया ने और क्या कहा अरुण यादव ने। बीजेपी के प्रभात झा और कैलाश विजयवर्गीय की टिप्पणियां भी सुनी है। सबसे पहले चलते हैं सचिन पायलट की सभा में, जानते हैं वहां का हाल। जेठवाय से प्रकाश हिंदुस्तानी, कैमरामैन देवेंद्र मालवी के साथ। कांग्रेस ने जाति का गणित ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट की सभाओं के स्थान तय किए। जेठवाय और बड़दिया दोनों गुर्जर बहुल इलाके हैं। जेठवाय की सभा में महेश्वर के गुर्जर बहुल क्षेत्र जेठवाय में सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट को याद किया, जिनकी रविवार को पुण्यतिथि थी। उन्होंने लोगों से अपनापन जताते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर लगा कि जैसे अपने घर आया हूं। उन्होंने अपने हाथ से साफा भी बांधा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मैं चाहता हूं कि मुझे आप सब लोगों के दर्शन करने का मौका मिला, इस गांव में आने का मौका मिला। जब हम हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे और बाद में जब गांव में आके बीच में मैं आया तो मुझे लगा कि मैं अपने घर परिवार के लोगों के बीच में आया हूं और यहाँ पर सभा करने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए एक औपचारिकता है। क्योंकि मैं जब आपके बीच में आऊंगा, आपको अपने मन की दो बात रखूंगा, आपसे कुछ निवेदन करूंगा, तो निश्चित रूप से आप हमारी बात को मानेंगे। जेठवाय के बाद सचिन पायलट ने ग्राम बड़दिया में सभा ली। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का कंप्यूटर क्रांति का जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा है। जब राजीव गांधी जी कहा करते थे कि गांव में, स्कूलों में, पाठशालाओं में ये क से कबूतर कहना बंद कर दो, क से कंप्यूटर कहो, तो लोग हंसा करते थे 1985 में। और आज दुनिया में अगर कहीं हमने अपना जलवा दिखाया है तो उस तकनीक में दिखाया है, आईटी में दिखाया है, कंप्यूटर में दिखाया है। ये सोच प्रतीक है उस पार्टी की जिसने 127 साल से देश को पैदा किया है, देश को आजाद कराया। और मैं चुनौती देना चाहता हूं भाजपा और भाजपा के साथी जो संगठन है, दुनिया भर के दल हैं, कोई हिंदू परिषद है, कोई बजरंग दल है, कोई फलानी सेना है, ढिमकानी सेना है। मैं तो कहता हूं भारतवर्ष में सिर्फ 3 सेना होनी चाहिए, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ये बाकी जो सेनाएं बनी है ये लोगों को आतंकित करने के लिए बनी है, लोगों को डराने के लिए बनी है। कांग्रेस के इस युवा नेता की दोनों सभाओं में लोगों की भीड़ नजर आई। सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। जेठवाय में इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सभा ले चुके हैं। महेश्वर उपचुनाव में लोगों की भीड़ इकट्ठी करने में हेलीकॉप्टर की भूमिका किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं रही। मुख्यमंत्री ने अपनी तूफानी दौरों में हेलीकॉप्टर का खूब इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां भी उतरता वहीं लोगों का मजमा लग जाता। कांग्रेस भी प्रचार के अंतिम दिन सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर में लेकर आई। उपचुनाव में हेलीकॉप्टर की राजनीति बहुत रंग ला रही है। मुख्यमंत्री यहाँ 3 बार हेलीकॉप्टर से दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस ने उसका तोड़ निकालने के लिए सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर से बुलाया। जेठगांव से कैमरामैन देवेंद्र मालवी के साथ प्रकाश हिंदुस्तानी। इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में चील गाड़ी यानी हेलीकॉप्टर कौतूहल का विषय बना रहा। हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का हो या सचिन पायलट का, उसके आने की खबर गांव भर में पहले ही से फैल जाती और खबर लगते ही लोग उस जगह जमा हो जाते। इस भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हो जाते।
सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर से महेश्वर लाने की जिम्मेदारी कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल को दी गई थी। पटेल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। कांग्रेस के सिपाही का नाते कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी हम निभा रहे हैं और बेहतर गाँव जाकर संपर्क कर रहे हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर को देखने उमड़ी भीड़ चुनाव सभा में भी शामिल होती रही और नेताओं का उद्देश्य भी पूरा होता रहा। महेश्वर उपचुनाव के प्रचार में दोनों पार्टी के नेताओं ने भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। शब्द की गरिमा से खिलवाड़ होता रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करते हुए नेता शालीनता की हद पार करते रहे। नेताओं की ये बदजुबानी के गिरते स्तर का हाल भी बयां करती है। महेश्वर चुनाव में चुनावी सभाओं से लेकर मीडिया से चर्चा तक नेताओं की भाषा शालीनता की हदें लांघती रहीं। अपनी बात को तीखेपन से कहने के लिए नेताओं ने हल्के शब्दों का सहारा लिया। नेताओं ने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहे। चुनाव के आखिरी दौर में जनसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने क्षेत्र के पूर्व सांसद और इंदौर के महापौर कृष्ण मुरारी मोघे के लिए कहा कि हमने उन्हें भेरू घाट चढ़ा दिया है। अरुण भाई के चुनाव में हम लोग नामोत्तरी थे और वहाँ पे उपचुनाव हुआ था तो कृष्ण कुमार मोघे आया था तो उसको ऐसा सफाई करा तो सीधा इंदौर में घूम रहा है। भूरिया ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मेव के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी सुन लीजिए। तो ऐसा ही राजकुमार मेव करके है ये बातें करते आपके पास नहीं तो आपके हर जगह बचना बेटा मुश्किल हो जाएगा। महेश्वर में दर्शन करने वाले की कैसे आपको पता नहीं लगेगा। हमारे किसान जाते हैं अपने नर्मदा में दर्शन के लिए तो ऐसे देवतत्वों को मौका मत दो भाई। इसी तरह कांग्रेस सांसद अरुण यादव ने भी मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए शालीनता से काम नहीं लिया। भाजपा उम्मीदवार के लिए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां भारी लोगों का प्रवेश निषेध है। इंदौर से आया है हमारे बीच में आकर दादागिरी गुंडागिरी करना चाहता है। हमारा ये क्षेत्र सुख समृद्धि का क्षेत्र है और यहाँ पर बाहर के लोगों का प्रवेश निषेध है। चुनाव प्रचार के दौरान अरुण यादव ने साधो परिवार का जमकर गुणगान किया। ये वही अरुण यादव हैं जिन्होंने महेश्वर से देवेंद्र साधो की उम्मीदवारी का विरोध किया था। नेताओं की बदजुबानी के बारे में जब डिजी न्यूज ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा से बात की तो उन्होंने कहा कि राजनीति में भाषा और चरित्र की गिरावट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर उन्होंने कहा कि जब जमीन खिसकती है तो जुबान फिसलती है। राजनीति में भाषा की गिरावट, चरित्र की गिरावट नहीं हो तो अच्छा लगता है। जमीन खिसकती है तो जबान फिसलती है और ये कमजोर मनुष्य का स्वभाव होता है। और मैं मानता हूं कि जब कांग्रेस की जमीन खिसक गई है तो जबान फिसलने लगी है। फिसलती जबान पर नियंत्रण नेता को हमेशा रखना चाहिए। मैं बेहद दुख के साथ कह रहा हूं कि इंदौर के गुंडे और ग्वालियर के गुंडे और बिहार के गुंडे आए हैं। ये शब्द उपयोग करना, मुख्यमंत्री जी के बारे में रोतेला कहना जाहिर करता है कि कौन रो रहा है और कौन हंस रहा है। ये लोकतंत्र है, इसमें सब दलों का अपना अपना विचारधारा रखने की बात होती है। अच्छा ये होता कि बेहतर चुनाव लड़ते, चुनाव न लड़ने के बजाय कुछ तो भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब दरी खिसकती है, जमीन खिसकती है तो जुबान फिसलती है। ये कमज़ोर लोग उसमें फिसल जाते हैं। कमज़ोर कांग्रेस मजबूत भाजपा से गाली गलौज से नहीं जीत सकती, जमीन पर काम करने से ही जीत सकती। महेश्वर में डेरा डाले उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेसी नेता भाजपा उम्मीदवार को बाहरी बताकर ओछी बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि माता अहिल्या देवी भी इंदौर से आई यहाँ पर और महेश्वर की पहचान बनाने में मां नर्मदा के साथ मां अहिल्या देवी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार की बात करना छोटी मानसिकता का परिचायक है। ऐसी बात करना भी नहीं चाहिए। जो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की बात करती हो, वहाँ पर कोई नेता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कहे कि इंदौर के लोग निमाड़ में नहीं आए, निमाड़ के लोग इंदौर में नहीं आए, ये बहुत ओछी मानसिकता और मैं इसकी निंदा करता हूँ। नेताओं की जुबान फिसलती जरूर है पर यह सब जानबूझकर होता है और अक्सर बड़े नेता ऐसा करते हैं तो छोटे नेता भी वैसी ही भाषा बोलने लगते हैं। कुल मिलाकर राजनीति का स्तर इसके लिए जिम्मेदार है।
महेश्वर में चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन का दावा है कि क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और शांतिपूर्ण मतदान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। महेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। रविवार की शाम प्रचार का शोर शराबा थम गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत कोठारी ने बताया कि महेश्वर के 204 मतदान केंद्रों में से 84 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 अति संवेदनशील हैं। 11 अति संवेदनशील और बचे हुए नॉर्मल मतदान केंद्र हैं। बारिश के मद्देनजर तकरीबन 60 ट्रैक्टर हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जिनके अगर बारिश होती है और रास्ते अवरुद्ध होते हैं तो ट्रैक्टरों के माध्यम से हम पार्टियों को लाने ले जाने का काम करेंगे। 2 दिन पूर्व कांग्रेस की शिकायत के चलते चुनाव आयोग ने खरगोन के एसपी आरपी सिंह को हटाकर रुचिका जैन जिंदल को यहां एसपी नियुक्त किया है। रुचिका जैन ने कार्यभार संभाल लिया है। उनका कहना है कि महेश्वर में पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। बिल्कुल इम्पार्शियल इलेक्शंस हों, फेयर इलेक्शंस हों, मतदाता बिना किसी भय और डर के जाके अपना सही वोट डाल पाएँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है और उसको पूरा करने का हमारा संपूर्ण प्रयास रहेगा। सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग लगाया गया है, जो नॉर्मल माना गया है वहाँ पर अकॉर्डिंगली फोर्स लगाया है। जो सेंसिटिव हैं वहाँ बंदूकधारी लोग ज़्यादा लगाए गए हैं और फोर्स भी ज़्यादा लगाया गया है। सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग वैसे ही हमारी पार्टीज पेट्रोलिंग करेंगी। मतदान को लेकर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी मतदान की तैयारियों में व्यस्त हैं। यहां के शासकीय उत्कृष्ट बालक विद्यालय को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। न्यूज मेकर्स प्रोग्राम अपनी सामयिक के कारण जाना जाता है। महेश्वर उपचुनाव में भाजपा के बहुचर्चित उम्मीदवार राजकुमार मेव से हम स्टूडियो में बातचीत करना चाहते थे, लेकिन चुनाव प्रचार की व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो पाया। कि राजकुमार मेव जिस तरह की खबरों के केंद्र बन रहे हैं, उसे देखते हुए हमें यह लाजमी लगा कि महेश्वर क्षेत्र में ही जाकर यह बातचीत की जाए। पेश है न्यूज मेकर्स का यह विशेष शो राजकुमार मेव के साथ। न्यूज़ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार मेव। हमारी ये बातचीत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बलवाड़ा के पास लालपुरा गांव में हो रही है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। राजकुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी सभी लोग आपका नाम ले रहे हैं, सारे प्रत्याशी, आपके विरोधी दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, सभी आपको याद करते हैं। सब कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, दादा हैं। क्या आपकी बहुत दादागिरी चलती? मैं तो एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ भाई साहब, और अगर ये इस टाइप का बोल रहे हैं मेरे लिए तो बिल्कुल असत्य है। मेरे खिलाफ पूरे प्रदेश में कहीं 34 का चालान की भी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग आपको, वो हर व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको टिकट दिलाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। क्या ये बात सही है? मेरे को पार्टी संगठन ने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ। ये कहा जा रहा है कि आप कैलाश विजयवर्गीय जी के खास सिपहसालार हैं, खास आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने आपको टिकट दिलाया हर हाल। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपहसालार हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक खास कार्यकर्ता हूँ। इस चुनाव में क्या रणनीति है आपकी? हम शिवराज जी की, सीएम साहब की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं और उसका हमें लाभ मिल रहा है। चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं आप? चुनाव प्रचार में घर घर जाके निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। और जन जन तक पहुँच रहा हूँ। लोगों का ये कहना है, कांग्रेस का कहना है कि आप यहाँ के स्थानीय नागरिक नहीं हैं, आप बाहर के व्यक्ति हैं, जबकि साधो जी, देवेंद्र साधो घर के आदमी हैं, तो घर का टिकट घर के आदमी को, घर का वोट घर के आदमी को मिलना चाहिए। देवेंद्र साधु जी को तो अभी पहचान का भी अभाव है इस विधानसभा में। अब वो लोकल का अपने आप को कहते हैं तो वो मुझे जानकारी नहीं है, पर वो फिलहाल तो भोपाल रहते हैं और मैं पिछले 14 साल से सेवाएं दे रहा हूं यहाँ पे। और 2003 में भी मुझे पार्टी ने डमी उम्मीदवार बनाया था और मैं जब से स्थायी निवासी मंडलेश्वर का हूँ। क्या क्या सेवा कर रहे हैं आप? इसलिए जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, आपने भी उनकी सभा में कहा था कि लगातार यहाँ पे आप सेवा कार्य कर रहे हैं, तो क्या क्या सेवा? जितनी जनहितैषी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने निकाली है उसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसमें कई स्तर तक मैं पहुँचा भी हूँ। ये कहा जा रहा है कि अगर आप जीत गए
तो 17 महीनों में आप वो काम करके दिखाएंगे जो 5 साल में कोई विधायक कर पाता, तो कैसे करेंगे आप? मैं पिछले 14 साल से पूर्णकालिक रूप से काम कर रहा हूँ, पूरा समय देके, और अगर मैं 18 महीने भी पूरा समय देके काम करूँगा तो निश्चित ही कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल को चैलेंज कर पाऊंगा। आपके क्या एजेंडा, आपका क्या? जीत गए आप, मान लीजिए आप जीत गए, 15 तारीख को घोषणा हुई कि आप विधायक बन गए, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? पहला काम तो कुछ मुझे ऐसा लगा है कि पानी पहुंचाना चाहिए, और कुछ सड़कें हैं जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करवा पाई है, वो करवाऊंगा जी। और जनहितैषी जो योजना है वो सीएम साहब की आगे आप किस बात, शिवराज सिंह जी की किस बात ने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? जैसे शिवराज जी ने अनेकों योजनाएं निकाली है कि लाडली लक्ष्मी योजना है, हाँ जी, पंच परमेश्वर जो भी निकाली है उन्होंने जी, अनेकों योजनाएं। और कैलाश विजयवर्गीय जी के खास आपको क्यों कहा जाता है? आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि कैलाश जी आपको खास? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का खास व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरी निष्ठा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरी निष्ठा को देख के ही मुझे अवसर दिया है। ये कहा गया कि 18 कैबिनेट के मंत्री और 38 विधायक आपके प्रचार में लगे हुए हैं, क्या ये बात सही है? मैं सुबह 8:30 बजे से निकल जाता हूँ और रात में देर रात तक पहुँचता हूँ, प्रचार समाप्त होने तक जी। सारे मेरे सहयोगी लगे हैं, हाँ। और चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बताइए, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मैंने BA करा है। कहाँ से? आर्ट्स कॉलेज से। क्या छात्र जीवन में भी आप राजनीति करते थे? जी नहीं, मैं छात्र जीवन में राजनीति नहीं करता था। तो राजनीति में आने का आपको कैसे मौका मिला, कैसे आप राजनीति में आए? राजनीति में तो चलते चलते जुड़ गया मैं। भारतीय जनता पार्टी में मेरी निष्ठा थी, मैं पार्टी का कार्य करता था, हाँ। और धीरे धीरे जुड़ गया, आगे बढ़ गया। सोनकर परिवार से आपका क्या नाता है? निश्चित ही प्रकाश सोनकर जी मेरे मामा जी हैं, थे जी। और आपके इस चुनाव में क्या रणनीति है, कौन आपको आपके लिए रणनीति बना रहा है, किस तरह आप कार्य कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के अंतर्गत मैं कार्य कर रहा हूँ जी। क्या पार्टी की योजनाओं में क्या योजनाएं आपको, जिन्हें आपको लगता है कि अपने का पानी पहुंचाऊंगा? और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों, आप यहाँ पूरा क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ लगता है। एक इलाका है जहाँ कांग्रेस के समर्थक लोग ज़्यादा हैं, दूसरे इलाके में बीजेपी समर्थित लोग हैं, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित लोग ही महेश्वर में ज़्यादा हैं। और आपको जीतने की उम्मीद है पूरी तरह? मुझे बहुत अच्छा हौफ है और मैं निश्चित ही चुनाव जीतूंगा। आंकड़ा बताते हैं कितने आंकड़े से जीतने की आपको कोई आंकड़ा? प्रभात झा ने कहा कि आप हजारों की संख्या में वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार कहते हैं कि वो अगर वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम हजारों में जीतेंगे तो निश्चित ही हम हजारों में जीतेंगे। आपने यहाँ पे क्या क्या कार्य, आपने चुनाव प्रचार की क्या मेथड अपना, इससे कितने दिनचर्या क्या होती है आपकी? मैं सुबह 8:30 बजे से निकल जाता हूँ, हाँ। और मेरा पहले से कार्यक्रम निश्चित होता है, गाँव में सूचना होती है और मैं उस कार्यक्रम के आधार पर मैं अपना जनसंपर्क शुरू कर देता हूँ। और स्थानीय लोग, आप लोगों का समर्थन आपको होता है? स्थानीय ही लोग मेरे साथ में हैं। लोग कहते हैं आप बाहरी आदमी हैं, तो नहीं, क्या है? ये तो हम बताएंगे कि यहाँ की जनता की कौन स्थानीय लोगों से पूछ लें। देवेंद्र साधु, एक मिनट, जो देवेंद्र साधु, बात जो देवेंद्र साधु, ये जनता बता रहे हैं। नहीं, हम जनता से पूछे, इसका जवाब तो हम जनता देंगे। यहाँ के 20 साल से भोपाल से सवाल, इसका जवाब हम जनता देंगे। देवेंद्र साधु अभी माँ की गर्भ में था अभी तक, और पैदा हुआ है, अभी माँ के बिस्तर पे सोया है, उसको यहाँ की जनता इस हिसाब से जानती है। और राजकुमार भैया पिछले 15 सालों से, क्या 25 सालों से यहाँ के क्षेत्र की जनता जानते हैं। यहाँ का एक इस बच्चे से पूछो कि राजकुमार भैया को जानता है क्या, इस बच्चे से पूछो राजकुमार भैया को जानता है। क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो ये तो बोलने वाले जाने, हम थोड़ी जाने। इस बच्चे से पूछो, आप इस बच्चे से पूछो, आप इस बच्चे से पूछो कि राजकुमार भैया को जानते हैं क्या। आज राजकुमार भैया की इस बच्चे को पूछो कि राजकुमार भैया को जानते हैं क्या, या फिर इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग आदमी को पूछो विजय लक्ष्मी साधु को जानते हैं क्या। इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। और जनता
तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट महेश्वर उपचुनाव की।